तो नमस्कार, स्वागत है आपका सिंपल एजुकेशन में। मैं हूं राजेंद्र कुमार। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय निर्धनता एक चुनौती के बारे में। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आप इस वीडियो के कंटेंट को समझ सकें। और यदि वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त जाया किए हम लोग आरंभ करते हैं अपना अध्ययन निर्धनता एक चुनौती के बारे में। दोस्तों, निर्धनता एक चुनौती का अध्ययन करने के संबंध में जो पहला प्रश्न हमारे सामने आता है वह यही आता है कि निर्धनता आखिर होती क्या है। तो दोस्तों, निर्धनता से अभिप्राय एक ऐसी स्थिति से होता है जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी असमर्थ रहता है। वैसे तो मैंने निर्धनता के बारे में बहुत सारी परिभाषाओं का अध्ययन किया है दोस्तों, लेकिन इनमें मुझे जो सबसे अच्छी परिभाषा लगी वो 11वीं क्लास की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में जो निर्धनता वाले चैप्टर में अर्थशास्त्र में दी गई है वह सबसे अच्छी परिभाषा लगी। दो विद्वान हैं, शाहीन रफी खान और हेलेन किल्लेनर। उन्होंने निर्धनता की जो परिभाषा दी है वह सबसे महत्वपूर्ण जान पड़ती है, इसीलिए मैंने उसको वर्ड टू वर्ड कोट किया है और वही मैं आपको पढ़कर सुना रहा हूं। दोस्तों, शाहीन रफी खान और हेलियन किल्लेन का मानना है कि निर्धनता भूख है, निर्धनता बीमार होना है और डॉक्टर से ना दिखा पाने की विवशता है, निर्धनता स्कूल में ना जा पाने और निरक्षर रह जाने का नाम है, निर्धनता बेरोजगारी है, निर्धनता भविष्य के प्रति भय है, दिन में एक बार भोजन पाना है, निर्धनता अपने बच्चों को उस बीमारी से मरते देखने को कहते हैं जो अस्वच्छ पानी पीने से होती है, निर्धनता शक्ति प्रतिनिधित्वहीनता और स्वतंत्रता की हीनता का नाम है। आपके क्या विचार हैं? दोस्तों, इस परिभाषा में निर्धनता को जिन शब्दों में उतारा गया है मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छे शब्दों में हम निर्धनता को परिभाषित कर सकते हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जिसमें हम अभावों का सामना करते हैं और कोई भी इंसान अपनी जिंदगी को अभावों में रहकर जीना नहीं चाहता। इसीलिए यह एक चुनौती है जिसे हमें पार करके आगे बढ़ना है, न केवल एक इंसान के रूप में हमारे लिए बल्कि एक राष्ट्र के रूप में भारत के लिए भी। दोस्तों, ये परिभाषा कक्षा 11 की अर्थशास्त्र की पाठ्य पुस्तक के निर्धनता नामक अध्याय से ली गई है और पृष्ठ 65 यानी कि 65 पर इसका वर्णन किया गया है। दोस्तों, भारत में दुनिया के सबसे अधिक गरीब पाए जाते हैं, निर्धन पाए जाते हैं और लगभग गरीबों की 26 करोड़ संख्या भारत में निवास करती है। अब अगला सवाल यह आता है कि हम निर्धनता को किस रूप में देख सकते हैं। दोस्तों, वैसे तो निर्धनता का अनुमान अनेक आधारों पर लगाया जाता है, लेकिन इसे मुख्य रूप से ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विभाजित करके देखा जाता है। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे का बिंदु, सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता। दोस्तों, हम निर्धनता के ऊपर अनेक दृष्टिकोणों से विचार कर सकते हैं, लेकिन सामाजिक विद्वान जो है, सामाजिक वैज्ञानिक, वो कुछ मानकों के आधार पर गरीबी को जांचने की और मापने की कोशिश करते हैं। इनमें दो मानक जिनका इस्तेमाल सामाजिक वैज्ञानिकों के द्वारा किया जाता है वह है गरीबी रेखा और कीमत स्तर। दोस्तों, समाज वैज्ञानिकों के द्वारा जो निर्धनता को मापने का सबसे बड़ा पैमाना है वह गरीबी रेखा है। गरीबी रेखा के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपनी जिंदगी की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, उससे नीचे जीवन व्यतीत करता है, तो ऐसे व्यक्तियों को गरीब माना जाता है। हम जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति की जो सबसे बुनियादी आवश्यकता है वह भोजन है, तो गरीबी रेखा के अंतर्गत यह माना जाता है कि यदि कोई व्यक्ति ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन अपने भोजन से 2400 कैलोरी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाता है और उसे गरीब माना जाता है। जबकि शहरी क्षेत्र में यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन से प्रतिदिन 2100 कैलोरी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह भी गरीब माना जाएगा। ग्रामीण क्षेत्र में कैलोरी की मात्रा को इसलिए ज़्यादा रखा गया है दोस्तों, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को शारीरिक कार्य ज़्यादा करना होता है, इसीलिए उनको अधिक ताकत की आवश्यकता होती है। और यदि कोई व्यक्ति अपने भोजन से प्रतिदिन इतनी ताकत को प्राप्त करने में असमर्थ रहता है
तो जो उसके लिए आवश्यक है कार्यों को करने के लिए, तो उसे गरीब माना जाएगा। और यह मात्रा जो है वो 2400 कैलोरी की है। जबकि शहरी क्षेत्रों में लोग शारीरिक कार्य कम करते हैं, मानसिक कार्य अधिक करते हैं, इसीलिए शहरी क्षेत्रों में कैलोरी की मात्रा कम रखी गई है और यह 2100 कैलोरी की है। और शहरी क्षेत्र में यदि कोई इंसान प्रतिदिन अपने भोजन से 2100 कैलोरी प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो वह गरीबी रेखा के नीचे माना जाएगा। दोस्तों, दूसरा पैमाना जिसका प्रयोग समाज वैज्ञानिकों के द्वारा निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है वह मौद्रिक स्तर होता है। और मौद्रिक स्तर से अभिप्राय उस आमदनी से होता है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने जीवन के लिए इतनी खाद्य सामग्री खरीद सके कि उसकी न्यूनतम आवश्यकता यानी प्रतिदिन 2400 और 2100 कैलोरी प्राप्त करने वाली क्षमता उसको प्राप्त होती रहे। उस कीमत को, उस आमदनी को मौद्रिक स्तर कहा जाता है। दोस्तों, सन 2000 में गरीबी रेखा का अनुमान लगाने के लिए जो मौद्रिक कीमत स्तर निर्धारित किया गया था वह ग्रामीण क्षेत्रों में 328 रुपये और शहरी क्षेत्रों में 454 रुपये निर्धारित किया गया था। इस प्रकार यदि हम इस मौद्रिक कीमत स्तर के आधार पर देखने की कोशिश करें तो यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई 5 सदस्यों वाला परिवार है और वह 1640 रुपये से कम मासिक आय प्राप्त करता है तो वह गरीबी रेखा से नीचे माना जाएगा। अर्थात कोई भी परिवार ग्रामीण क्षेत्र में जो निवास करता है और उसके परिवार के सदस्यों की संख्या 1640 है, परिवार के सदस्यों की संख्या 5 है और वह मासिक 1640 रुपये प्राप्त करता है या कमा लेता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। जबकि शहरी क्षेत्र में यही स्थिति है कि यदि कोई 5 सदस्यों वाला परिवार मासिक रूप से 2270 रुपये अर्जित कर लेता है तो वह गरीब नहीं माना जाएगा। जबकि 2270 से कम मासिक आय प्राप्त करने वाला परिवार गरीब माना जाएगा। हालांकि दोस्तों, यह बहुत कम आमदनी है, लेकिन समाज वैज्ञानिकों के द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है निर्धनता का वह इसी स्केल के आधार पर लगाया जाता है और इससे कम मासिक आय प्राप्त करने वाला व्यक्ति गरीब माना जाता है। दोस्तों, निर्धनता की परिभाषा में हमने देखा है कि निर्धनता एक ऐसी स्थिति है जो अभावों से ग्रस्त होती है और जाहिर है कि कोई भी व्यक्ति अपनी मर्जी से गरीबी की स्थिति में जिंदगी जीना नहीं चाहता। लेकिन यदि कभी कोई व्यक्ति या कोई देश गरीबी की स्थिति में अपनी जिंदगी को बसर करता है तो उसके कुछ कारण होते हैं। इसीलिए अब अगले इस बिंदु में हम गरीबी के कारणों का अध्ययन करेंगे। दोस्तों, वैसे तो हम गरीबी के कारणों को बहुत सारे रूपों में देख सकते हैं, परंतु फिर भी हम इसके कारणों को मुख्य रूप से कुछ भागों में विभाजित कर सकते हैं जिनका अध्ययन हम निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से करेंगे। दोस्तों, गरीबी के कारणों में जो सबसे पहला कारण है वह है ऐतिहासिक कारण, हिस्टोरिकल रीजंस या कॉजेस। दोस्तों, कोई भी देश या कोई भी व्यक्ति यदि वह गरीब है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम से गरीब हो जाता है, बल्कि किसी व्यक्ति अथवा देश के गरीब होने के लिए कुछ ऐतिहासिक कारण जिम्मेदार होते हैं। उदाहरण के लिए हम भारत को देखते हैं। वर्तमान समय में भारत को एक गरीब और विकासशील देश के रूप में देखा जाता है, परंतु यही भारत मध्यकाल तक इतना अमीर था कि इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था और मुस्लिम आक्रांताओं ने इसे लूटने के लिए बार बार इसके ऊपर आक्रमण करे। महमूद गजनवी था, मोहम्मद गौरी था और न जाने कितने मुस्लिम आक्रांता थे जिन्होंने इसकी धन दौलत को लूटने के लिए भारत के ऊपर बार बार आक्रमण किए। और दोस्तों, जो रही सही कसर थी वो भारत में अंग्रेजों ने पूरी कर दी, क्योंकि उन्होंने भारत के कच्चे माल का इतना निर्यात किया इंग्लैंड के लिए कि इंग्लैंड के भारत के जो बाजार थे वो इंग्लैंड द्वारा बनाए गए सूती कपड़े के माल से पूरी तरीके से पट गए। भारत के जो उद्योग पूरी दुनिया में अपनी काबिलियत के लिए मशहूर थे वो धीरे धीरे बंद होने लगे और धीरे धीरे भारत गरीबी के गर्त में समाता चला गया। वैसे तो इंग्लैंड की ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने के लिए आई थी, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने भारत में अपना साम्राज्य स्थापित किया उसके कारण उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करके रख दिया। दोस्तों, प्रारंभिक जो राष्ट्रवादी थे दादा भाई नौरोजी, उन्होंने एक बड़ा अच्छा लेख लिखा था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। इसमें उन्होंने दिखाया था कि भारत ऐतिहासिक रूप से गरीब देश नहीं था, बल्कि जैसे जैसे भारत में अंग्रेजी शासन स्थापित होता गया वैसे वैसे भारत एक गरीब देश बनता गया।
इसीलिए दोस्तों किसी देश अथवा किसी व्यक्ति की गरीबी का अध्ययन करते समय हमें उसके ऐतिहासिक कारणों को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये कारण बताते हैं कि कोई देश अथवा व्यक्ति किस कारण गरीब बना। दोस्तों दूसरा कारण है बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी स्थिति को कहा जाता है जिसमें कोई व्यक्ति कार्य करना चाहता है और कार्य करने का इच्छुक भी है, परंतु चाहकर भी उसको कोई कार्य नहीं मिल पाता है। इसीलिए उसको अपना जो वक्त है वो बेकार बैठकर बिताना पड़ता है, और जिस श्रम शक्ति का इस्तेमाल उत्पादन कार्य में किया जा सकता है, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करने के लिए किया जाता है, वह बेकार होती है। लेकिन दोस्तों जो व्यक्ति बेरोजगारी की स्थिति का शिकार हो जाता है, अक्सर उसको अपनी जिंदगी जीने के लिए उधार पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति लंबे समय तक बेरोजगार रह जाता है तो अक्सर वह उसके ऊपर कर्ज का बोझ इतना बढ़ जाता है कि वह कर्ज जाल में जकड़ जाता है। कर्ज जाल एक ऐसी स्थिति होती है दोस्तों जिसमें व्यक्ति चाहकर भी लंबे समय तक उससे उभर नहीं पाता है, और लंबे समय तक बेरोजगार रहने के कारण जब व्यक्ति कर्ज जाल में जकड़ जाता है तो इससे उसकी वर्तमान स्थिति गरीबी में चली जाती है, क्योंकि जब वह कार्य करना आरंभ भी कर देता है तो लंबे समय तक उसको उन लोगों का उधार चुकाना पड़ता है जिनसे उधार लेकर बेरोजगारी के दौरान उसने अपनी जीविका को चलाया था। दोस्तों कई बार तो यह कर्ज जाल इतना ज्यादा शोषण वाला होता है कि पीढ़ियों तक चलता रहता है। प्राचीन ग्रंथों में हम इस बात को देखते हैं कि लोग अक्सर ये बखान करते हुए पाए जाते हैं कि तुम्हारे पिताजी के पिताजी ने हमसे 50 रुपए उधार लिए थे और यह अब तक उसका कर्ज चलता आ रहा है। लोगों की जमीनें भी गिरवी पड़ जाती हैं। इसी स्थिति को कर्ज जाल कहा जाता है, और कर्ज जाल की स्थिति बेरोजगारी जैसी शोषणकारी अभाव जैसी स्थिति के कारण बनती है। इसीलिए दोस्तों गरीबी का एक दूसरा कारण है बेरोजगारी, और हमें किसी व्यक्ति की गरीबी का अध्ययन करते समय बेरोजगारी को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। दोस्तों बेरोजगारी के या निर्धनता के अध्ययन के संबंध में जो तीसरा कारण है वह है वंश क्रम से प्राप्त संपत्ति। दोस्तों अक्सर हम देखते हैं कि हमारे देश में आर्थिक असमानता बहुत है। गरीब और ज्यादा गरीब होता जा रहा है और अमीर और ज्यादा अमीर होता जा रहा है, और इसका एक कारण है परिवार से मिलने वाली परिसंपत्तियां, क्योंकि जो व्यक्ति अमीर परिवार में जन्म लेता है अक्सर उसको अपने परिवार से इतनी धन दौलत इतने संसाधन मिल जाते हैं कि इन संसाधनों का इस्तेमाल करके वह मनी मेकिंग करना सीख जाता है और अपनी संपत्ति को और आगे बढ़ाने लग जाता है। जबकि जो गरीब व्यक्ति होते हैं, गरीब परिवारों में जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं, उनको अपने परिवार में जो विरासत में मिलता है वह अभाव होते हैं, ऋण जाल होता है, गरीबी होती है। इसीलिए वह न केवल खुद अभावों में अपनी जिंदगी बिताता है बल्कि अपने बच्चों को भी विरासत में जो दे जाता है वह अभाव होते हैं, ऋणग्रस्तता होती है और गरीबी होती है। तो दोस्तों किसी व्यक्ति को परिवार से मिलने वाले संसाधन या विरासत से मिलने वाले संसाधन आर्थिक स्थिति को और ज्यादा भयानक बना देते हैं या आर्थिक स्थिति को सुधार देते हैं। यह इस बात के ऊपर निर्भर करता है कि व्यक्ति का जन्म किस परिवार में हुआ है। यदि अमीर परिवार में हुआ है तो उसकी आर्थिक स्थिति सुधरेगी, जबकि यदि गरीब परिवार में हुआ है तो उसकी स्थिति बिगड़ेगी। परंतु यह भी संभव हो सकता है कि जिन परिस्थितियों में उसका जन्म हुआ है उन परिस्थितियों को व्यक्ति बदल दे। यानी कि अगर किसी व्यक्ति का जन्म अमीर परिवार में हुआ है तो हो सकता है कि उसकी गलत आदतों के कारण वह गरीब बन जाए, और यदि किसी व्यक्ति का जन्म गरीब परिवार में हुआ है तो अपनी मेहनत के बल पर वह अमीर बन जाए। यह डिपेंड करता है व्यक्ति को किस प्रकार के अवसर प्राप्त हुए हैं। इसके बारे में दोस्तों हम अगली वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो दोस्तों निर्धनता एक चुनौती के बारे में यह था हमारा वीडियो का पहला भाग। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और साथ ही आपसे अनुरोध करता हूं कि यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए मेरे साथ बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल सिंपल एजुकेशन पर। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।